एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको भी इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी तरह का रिलेटेड डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि आप लोगों से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ यहाँ पर के लेकर के आई हूँ इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक मार्केट के। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर किसी भी तरह के पीजीटी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उन सभी के प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, सभी जगह के सिलेबस सेम ही होते हैं, कहीं पे आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, कहीं पे आपको कम पढ़ना होता है, पर सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सभी जगह के सेम होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेबी which was accorded the statutory status in the year 1992 act as the regulator of the stock exchange which came into being in and after the stock exchange in which are known as over the counter exchange of India, all the stock exchanges of the country respective of the dates of coming into being, they are none of these. The SEBI, which was accorded the statutory status in the year 1992, acts as the regulator of. तो सेबी जिसको कि क्या हुआ था, स्टैचुटरी स्टेटस के अकॉर्ड किया गया था 1992 में, वो कौन सा रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है, किस तरह का वो रेगुलेटर होता है, आप लोगों को वो बताना। ऑप्शन नंबर ई, द स्टॉक एक्सचेंज विच केम इन टू बींग एंड इन एंड आफ्टर। ऑप्शन नंबर बी, द स्टॉक एक्सचेंज विच आर नोन एज over the counter exchange of India, all the stock exchange of the country irrespective of the dates of coming into being, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेबी जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। और नेशनलाइजेशन अकॉर्ड कब किया गया था? तो नेशनलाइजेशन अकॉर्ड किया गया था उसको 1992 में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सेबी कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। और ये करता क्या है, सेबी का काम होता क्या है? तो ये क्या करता है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं कंट्री के, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये उसको मैटर नहीं करता है कि कब स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज को। ये क्या करता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है, क्या है, सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंडिया के जो इतने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको भी ये क्या करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो जब से सेबी जो है वो स्टैब्लिश हुआ, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री के, वो क्या हो रहे हैं, सेबी के अंडर ही काम हो रहा है उनका। उनको क्या कर रहा है, सेबी ही कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है या जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो सबको कंट्रोल कौन करता है? तो वो सबको कंट्रोल करता है सेबी। और ये मैटर नहीं करता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश कब हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सेबी ही करता है। और सेबी इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटेड मार्केट, ऑप्शन नंबर बी अनरेगुलेटेड मार्केट, ऑप्शन नंबर सी स्पॉट मार्केट, या ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल होता है रेगुलेटेड मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। तो अब जानते हैं कि आखिर रेगुलेटेड मार्केट जो है वो होता क्या है, व्हाट इज़ द रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट वो होता है जो कि स्टैब्लिश किया गया था किस ऑब्जेक्टिव से? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी एलिमिनेट करना, किसको एलिमिनेट करना? जितने भी अनहेल्दी और
डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस थे, क्या थे, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस था, उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। साथ ही साथ जो भी मार्केटिंग फ़ी था, क्या था, मार्केटिंग का फ़ी, उसको भी क्या करना, उसको रिड्यूस करना। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मार्केट में क्या करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, क्या करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेटेड मार्केट होता है सिक्योरिटीज़ के बाइंग और सेलिंग का, क्या चीज़ का, बाय और सेल करने का। तो रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट ऐसा मार्केट होता है जो कि इस्टेब्लिश किया गया हो मेन ऑब्जेक्टिव के साथ। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि अनहेल्दी और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना, मार्केटिंग का फीस जो है उसको क्या करना, कम करना, और मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को क्या करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना मार्केट में। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटेड मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज किसका एग्जाम्पल है, तो स्टॉक एक्सचेंज एग्जाम्पल होता है रेगुलेटेड मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, या नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें से क्या जो है सेकेंडरी मार्केट है, कौन सा चीज़ ऐसा है जो सेकेंडरी मार्केट के अंडर फॉल करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो सिक्योरिटीज़ मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होते हैं, वो ऐसे मार्केट होते हैं जो कि क्या कर चुके होते हैं, ऑलरेडी अपने सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिए रहते, क्या कर दिए रहते हैं, ऑलरेडी अपने सिक्योरिटीज़ को इशू कर चुके होते हैं पहले ही, और उसको क्या कर चुके होते हैं, ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं, बाउट एंड सोल्ड उसका ऑलरेडी हो चुका होता है। मतलब ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि ऑलरेडी इशू करके जिनका बाय और सेल किया जा चुका हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या क्या है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो होते हैं वो एक ऐसा फंड रेजिंग मेथड होता है जो कि लार्ज कंपनीज़ के द्वारा क्या होता है, यूज़ किया जाता है। मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ जो है वो एक फंड रेजिंग मेथड होता है, क्या होता है, फंड रेजिंग मेथड होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पब्लिक को ऑफ़र किया जाता है शेयर्स को आईपीओ को फॉलो करके, मतलब आईपीओ को फॉलो करके ही क्या होता है, पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं। और जो कंपनीज का जितना भी शेयर लिस्टेड होता है और ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनी का जो शेयर्स होता है, क्या होता है, कंपनी का जितना भी शेयर्स होता है वो क्या होता है, वो लिस्टेड होता है और ट्रेडेड होता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। ये चीज़ को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज में ही क्या होता है, कंपनी का जितना भी शेयर्स होता है वो लिस्टेड होता है। और देखिए कंपनी का जितना भी शेयर्स है, ठीक है, वो लिस्टेड होता है और ट्रेडेड होता है, लिस्टेड एंड ट्रेडेड। और कहाँ पे होता है, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज़ ऑफ़र किया जाता है अंडरराइटर्स को बेचने के लिए, तो वो क्या होगा, वो एक प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो जाता है। क्या होता है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो जाता है। अगर सिक्योरिटीज़ जो है वो अंडरराइटर्स को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, अंडरराइटर्स को दिया जाता है सेल करने के लिए, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, तो वो पार्ट हो जाएगा प्राइमरी मार्केट का। और जो बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज़ का स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वो सारा कुछ किस में आता है, वो सारा कुछ आता है सेकेंडरी मार्केट में। मतलब कि जितना भी बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज़ का स्टॉक मार्केट के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो सारा कुछ आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। और वहीं जितने भी सिक्योरिटीज़ ऑफ़र किए जाते हैं अंडरराइटर्स को सेल करने के लिए, वो सारे किस में आते हैं, तो वो सारे आते हैं प्राइमरी मार्केट में। क्लियर है इतना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ ESOP इज़,
एम्प्लॉय ब्लैंक प्लान। स्किल ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ओनरशिप या स्किल ओनरशिप। तो ESOP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई का यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है एम्प्लॉय और पी का यहाँ पे दिया हुआ है प्लान। अब आप लोगों को बताना है कि एस और ओ का फुल फॉर्म क्या होता है। स्किल ऑप्शन होता है, स्टॉक ऑप्शन होता है, स्टॉक ओनरशिप होता है या फिर स्किल ओनरशिप होता है। क्या होता है एस और ओ का फुल फॉर्म यहाँ पे? तो ESOP का फुल फॉर्म जो है वो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ESOP को हम लोग और भी उसका फुल फॉर्म हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम लोग ये भी इसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देते हैं कि वो क्या करें, जो भी शेयर्स है कंपनी का उसको बाय करे, किस पे? डिस्काउंट में। क्या करे? डिस्काउंट में शेयर्स को बाय करे। ये ऑप्शन किसको दिया जाता है? तो ये ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि जो भी स्टॉक है या जो भी शेयर्स है कंपनी के उसको वो डिस्काउंट में परचेज कर सके। क्लियर? तो जो कि जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि स्टेक होता है एम्प्लॉयज़ का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो उसका कुछ ना कुछ स्टेक तो होगा ही, तो उससे क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है स्टेक। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, ये इससे एम्प्लॉयज़ को तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कंपनी का जो लॉयल्टी होता है ना वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में शेयर्स इशू करने देगा, डिस्काउंट में शेयर्स को बाय करने का ऑप्शन देगा, तो उससे क्या होगा? ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ कंपनी का जो लॉयल्टी है वो भी इससे क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ESOP का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, लेकिन इसका एक और फुल फॉर्म भी होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NAV and AMC are mainly applicable for म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस या बैंक। NAV and AMC are mainly used for, तो NAV और AMC को मेनली किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है या मेनली किस चीज़ में यूज़ किया जाता है आप लोगों को वो बताना है। म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस में या फिर बैंक में। तो सबसे पहले जानते हैं ये दोनों चीज़ों का फुल फॉर्म, आखिर फुल फॉर्म होता क्या है। तो NAV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट्स वैल्यू। क्या होता है? नेट एसेट्स वैल्यू। वही अगर हम लोग AMC का बात करें तो AMC का फुल फॉर्म क्या होता है? AMC का फुल फॉर्म होता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। क्या होता है? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। तो NAV हो गया नेट एसेट्स वैल्यू और AMC हो गया एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। तब आप लोग को ये बताना है कि ये मेनली किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है या मेनली किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका मेनली यूज़ होता है किस में? म्यूचुअल फंड्स में। किस में मेनली एप्लीकेबल होता है ये? तो ये मेनली एप्लीकेबल होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल फंड्स। तो अब बाद में आप लोगों को बताती हूँ NAV का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता क्या है। तो NAV इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। और आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है NAV को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्लियर? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल फंड्स। NAV और AMC का हम लोग मेनली एप्लीकेबल किस चीज़ में होता है? तो वो होता है म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव? ऑप्शंस फ्यूचर्स, डीमेट या स्वैप। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता है डेरिवेटिव का? इसमें से 3 चीज़ जो है वो एग्जाम्पल होते हैं डेरिवेटिव का और एक जो है वो एग्जाम्पल नहीं है डेरिवेटिव का। तो आप लोगों को वो बताना है जो कि एग्जाम्पल नहीं होता है डेरिवेटिव्स का।
ऑप्शन फ्यूचर्स, डीमेट या स्वैप। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक तरह का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिससे के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स का दो पार्टीज़ के बीच में। जैसे जो भी हम लोग अगर का एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल में हम लोग क्या क्या चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होगा फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। पर जो डीमेट है वो इसका एग्जांपल नहीं होता है। डीमेट जो है वो इसका एग्जांपल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीमेट। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑब्टेन करता है क्या, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स का वैल्यू को दो पार्टीज़ के बीच में। किसके बीच में? दो पार्टीज़ के बीच में। जो भी एसेट्स का अंडरलाइंग एसेट्स है उसका वैल्यू को, और इस वैल्यू से क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना किसी भी एसेट्स का, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एसेट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एट द एंड ऑफ द वर्क क्या होता है, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो वो तभी ट्रांसफ़र होगा जब क्या होगा, प्राइस एग्रीड होगा, तभी उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका प्रॉपर्टीज़ है वो फिक्स्ड हो जाते हैं। इससे ये हेल्प मिलता है कि जब भी मान लीजिए कि काम ख़त्म होने वाला हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट होने वाला हो, तो वो क्या कर सके, ईजिली उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग को एसेट्स का वैल्यू पता हो। और बदलते समय के साथ क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। तो चेंजिंग टाइम के साथ क्या हो, हम लोगों को एसेट्स का एग्रीड वैल्यू भी पता होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, जब भी टर्मिनेशन होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का तो वो क्या होगा, इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। क्लियर? तो इसका मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एसेट्स का। और एसेट्स का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, क्या होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो हम लोग एसेट्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए एसेट्स का वैल्यू जब टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, और चेंजिंग टाइम के साथ साथ हम लोगों को क्या है, उसका रियल वैल्यू पता हो कि आज इस एसेट का वैल्यू इतना है, फिर 2 दिन बाद इतना होगा, या 2 मंथ बाद इतना होगा, 2 साल बाद इतना वैल्यू होगा। अगर हम लोगों को टाइम टू टाइम पता हो कि एसेट्स का वैल्यू कितना है, तो हम लोग उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीमेट। डीमेट जो है वो एग्जाम्पल नहीं होता है डेरिवेटिव का, पर ऑप्शन फ्यूचर्स और स्वैप जो है वो एग्जाम्पल होता है डेरिवेटिव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। सेक्शन 12A, सेक्शन 13A, सेक्शन 15A, नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। सेक्शन 12A, सेक्शन 13A, सेक्शन 15A या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सेक्शन है सेबी एक्ट का जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, आप लोगों को वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन 12A नहीं, सेक्शन 13A भी नहीं, सेक्शन 15A भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर होता है सेक्शन, क्या होता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होता है सेक्शन 11। क्या होता है, सेक्शन 11 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो किस में प्रोहिबिट किया जाता है, सेबी एक्ट 1992 के तहत, तो वो किया जाता है सेक्शन 11 में। क्लियर? तो जो इनसाइडर होते हैं, इनसाइडर पर्सन होते हैं, वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या होते हैं, बिजनेस के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, हु इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बिजनेस, और उनको क्लियर आइडिया होता है बिजनेस के बारे में, और उससे क्या एडवांटेज मिल सकता है, उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो उस चीज़ को पूरा एडवांटेज उस चीज़ का लेते हैं। मतलब बिजनेस से क्या बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ का, वो पूरा एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में क्लियर आइडिया होता है, क्योंकि वो बिज़नेस के अंदर होते हैं, इनसाइड द बिज़नेस वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्लियर आइडिया होता है बिज़नेस के बारे में, और उस चीज़ का वो क्या करते हैं, पूरी तरह से एडवांटेज उठाते हैं। क्लियर? तो कंपनी जो है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है सेक्शन 11। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, सेबी एक्ट 1992 के अंडर में होता है सेक्शन 11 में। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी। रेगुलेट द वर्किंग ऑफ बैंक, इशू करेंसी नोट, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर्स, नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी का क्या फंक्शन होता है आप लोगों को वो बताना है। रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ बैंक्स,
इशू करेंसी नोट रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, नन ऑफ दीज। तो क्या फंक्शन होता है सेबी का? तो सेबी का फंक्शन रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ बैंक्स नहीं, इशू करेंसी नोट्स नहीं, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ बैंक एंड इशू ऑफ करेंसी नोट्स जो है वो फंक्शन नहीं होता है सेबी का। ये दोनों किसका फंक्शन होता है? तो ये दोनों जो है वो फंक्शन किसका होता है? तो ये फंक्शन होता है आरबीआई का, जो कि क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेबी जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है और रेगुलेटरी बॉडी होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट का इंडिया में, और ये रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है स्टॉक एजेंट्स और स्टॉक ब्रोकर्स के फंक्शंस को। क्या करता है? स्टॉक एजेंट और स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एजेंट और स्टॉक ब्रोकर दोनों के क्या करता है? रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है दोनों के फंक्शन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी? सेबी, ICRA, CRISIL, नॉन ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी? तो इसमें से क्या सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी नहीं होता है? आप लोगों को वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी जो है वो सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। ये क्या करता है? जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है कंट्री के, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हुआ था। सेबी जो है वो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है इंडिया का, और जब से ही सेबी इस्टेब्लिश हुआ है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री के, वो क्या करते हैं? वो सेबी के अंडर आ जाते हैं। मतलब उसको पूरी तरह से सेबी जो है वो कंट्रोल करके रखता है। तो ये सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी में नहीं आता है। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 days intermediate evils were brought into effect from 1996-97 after the abolition of which of the following? 91 days T-bills, 182 days T-bills, 273 days T-bills या 364 days T-bills। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 days intermediate T-bills were brought into effect from 1996-97 after the abolition of which of the following? 91 days T-bills, 182 days T-bills, 273 days T-bills या 364 डेज टी बिल्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 डेज टी बिल्स। तो ये अबॉलिशन ऑफ 91 डेज टी बिल्स होगा इसका राइट आंसर। टी बिल्स मतलब क्या हो गया? ट्रेजरी बिल्स हो गया, और वो यूजुअली हेल्ड होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इसमें कि हम लोग बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं। किसके द्वारा ये होता है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? हेल्ड किया जाता है। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसको हेल्ड करने वाले कौन होते हैं? तो इसको हेल्ड करने वाले होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि हम लोग बैंक को भी क्या करते हैं? इंक्लूड करके रखते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के टी बिल्स होते हैं। कितने तरह के टी बिल्स होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है 91 डेज टी बिल, दूसरा होता है 182 डेज टी बिल, और तीसरा होता है 364 डेज टी बिल यानी ट्रेजरी बिल्स। 273 डेज टी बिल्स नहीं होता है, सिर्फ 3 तरह का टी बिल्स होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा टी बिल्स नहीं होता है या कौन सा टाइप नहीं होता है टी बिल्स का, तो इसमें क्या होगा? 91 डेज़ भी होता है, 182 डेज़ का भी होता है, 364 डेज़ का भी होता है, लेकिन 273 डेज़ का टी बिल्स नहीं होता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 91 डेज टी बिल्स। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा टी बिल का टाइप नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। थैंक यू।